गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज मुबारकपुर परियावन अंबेडकर नगर ऑनलाइन क्लासेस चल ही रही, जैसा कि आपको बताया भी गया है। आज क्लास 12 की पारी है। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है क्या, जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी जीव के लिए सबसे एसेंशियल कहा जा सकता है, यानी एसेंशियल इसलिए जरूरी इसलिए है कि हम इस भीड़ में जहाँ जैव विविधता इतनी ज़्यादा है उस भीड़ में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो जीवों में जनन ये चैप्टर, हालांकि इसके बारे में आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी आया होगा और 10th वगैरह में भी पढ़ा ही होगा जनन के बारे में कुछ न कुछ। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, पहला जो होगा वो बहुत सिंपल ही है, इसके बारे में आपने पढ़ा तो वही चीज़ आपको एक बार रिवाइज करनी है। तो जीवों में जनन, आखिर जीव है क्या, जीव के लिए कौन से कैरेक्टर्स माने जा सकते हैं। ठीक, जीव हम वही मानेंगे जो हम लिविंग थिंग्स होगा उसको हम जीव कहेंगे। लिविंग थिंग्स के एक स्पेसिफिक यानी कि निश्चित जीवन है। तो हम जीवन को पहले डिफाइन करते हैं, क्या है जीवन। लाइफ क्या है, लाइफ बहुत ज़्यादा इसका क्लियर डेफिनेशन नहीं मिलता है, लेकिन बायोलॉजिकल तरीकों से अगर देखा जाए बायोलॉजी में, तो लाइफ इज द कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय ऑब्जेक्ट विद सेल्फ सस्टेनिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। लाइफ इज द कैरेक्टरिस्टिक यानी जीवन एक लक्षण होगा, ये बायो के लैंग्वेज में जीवन एक लक्षण है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट का मतलब सीधा है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा क्योंकि उसी के पास ही लाइफ होगी। तो कोई ऑब्जेक्ट अपने आत्मनिर्भरता बनाता है और क्या शेयर करता है, एक दूसरे से साझा करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, खुद की आत्मनिर्भर बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक दूसरे से शेयर कर सकता है। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो लक्षण है वो लाइफ बताती है। अब लाइफ शो कौन करेगा, कैसे पता चला कि किसी में लाइफ है, जीवन है। लाइफ हमको पता चलेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, थिंग्स या ऑब्जेक्ट, यानी लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं सजीव। सजीव क्या है, सीधा सीधा मतलब वो है ऐसा जीव, ऐसा वस्तु, ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या परफॉर्म करेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज यानी जैविक क्रियाओं को प्रदर्शित करेगा। जो भी जैविक क्रियाएं प्रदर्शित करेंगी कोई भी वस्तु, उसको हम सजीव मानेंगे, निर्जीव ऐसा नहीं कर सकती हैं। अब देखते हैं कि क्या इसका की फीचर है, क्या ऐसा फीचर्स बताया गया है जो सजीवों पर लागू होता है या सजीव उसको परफॉर्म करते हैं। तो पहला फीचर आता है कि ग्रोथ यानी वृद्धि, दूसरा आता है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। अब यहाँ पर इसको दो हिसाब से आपने देखा, एक बार इधर भी लिखा गया है। अब इसको कहा गया कि नॉट डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग फीचर। फीचर का मतलब गुण हो गया, नॉट डिफाइनिंग का मतलब सीधा ये होता है जब कोई कैरेक्टर, जब कोई बात किसी एक के लिए ना रहकर किसी अन्य पर भी लागू होती है तो वो नॉट डिफाइनिंग फीचर कहलाता है। जैसे ग्रोथ का मतलब सजीवों में है, पौधा बढ़ रहा है, बीज से नया पौधा बनेगा, अंकुरित होगा, उसके बाद एक बहुत बड़े पौधे में, पेड़ में चेंज हो जाता है। तो ये ग्रोथ आपने देखा, छोटे आप भी कभी रहे होंगे और आप आज इतने बड़े होंगे तो ग्रोथ दिखता है। लेकिन ग्रो का मतलब यहाँ पर एक चीज और है कि इंक्रीज इन नंबर, संख्या में वृद्धि। इसका मतलब है इंक्रीज इन नंबर, संख्या में वृद्धि। अब इसको देख लीजिए कि अगर एक जहां पर कोई गाय चल रही होगी, 10 गाय आ गई, तो आपने कहा कि संख्या में क्या हो गई, ग्रोथ हो गया यानी वृद्धि हो गई। वहां तो बायोलॉजिकल ठीक है, बायोलॉजिकल गाय सजीव है। लेकिन अब अगर मैंने कहा कि कोई मैंने पत्थर रख दिया, 20 पत्थर ला के रख दिए, तो आपने कहा पत्थरों की संख्या में वृद्धि हो गई। अब वो नॉन लिविंग पर भी लागू हो रहा है और लिविंग्स पर भी लागू हो रहा है। लेकिन बायो में इसके लिए स्पेसिफिक रीजन बताए गए कि ग्रोथ हम किस हिसाब से हम ग्रोथ बायोलॉजी में मानेंगे। सब डिवीजन होगा, ये होगा, ठीक ना।
और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा, यानी अंदर से भी होगा और बाहर से भी होगा। हमारा शरीर अगर बाहर से वृद्धि करता है तो शरीर के आंतरिक अंगों में, शरीर के आंतरिक द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या है? प्रजनन को क्यों नॉट डिफाइनिंग फीचर कहा गया है, क्यों इसमें अपवाद है? प्रजनन में अपवाद इसलिए है कि कुछ ऐसे भी सजीव हैं जो जिनमें प्रजनन तंत्र या प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन ना होने की वजह से भी उनको हम निर्जीव नहीं कह सकते हैं, सजीव कहा जाता है। जैसे श्रमिक मधुमक्खियां यानी वर्कर बीज, और खच्चर हो गया, म्यूल जिसे कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे कपल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं, उन पर भी ये लागू होता है। तो ऐसे जीवों को, ऐसे लोगों को हम नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते हैं। मधुमक्खी जीवित है, काम करती है, सजीव है, लेकिन वो प्रजनन की प्रक्रिया नहीं दिखा पाती, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको उठा के नॉन लिविंग में रखते हैं। ठीक, तो रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टर है जिसके बारे में हमको डीप पढ़ना है। इसके साथ थोड़ा सा और आप जान लीजिए कि मेटाबॉलिज्म एक तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन शरीर में होना, कोशिका में होना, अंगों में होना, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय कहलाता है। एना और कैटा दो प्रकार के मेटाबॉलिज्म पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल के बारे में आप जानते होंगे, श्वसन में आता है। एना और कैटाबॉलिज्म दोनों एक ही चक्र में पाया जाता है, इसको एम्फीबॉलिज्म कहा जाता है। इसके बाद आता है कॉन्शियसनेस, चेतना, यानी सभी सजीवों में एक अपनी चेतना होती है। वो हर चारों तरफ के माहौल के हिसाब से वो अपने काम करते रहते हैं। होम्योस्टैटिक्स, ये भी सजीव का एक विशेष गुण है, यानी वो अपने शरीर को वातावरण के अनुरूप संतुलित बना के रखते हैं। रसायनों का संतुलन बना के रखते हैं, यानी शरीर संतुलन अवस्था में रखना ही होम्योस्टैटिक्स कहलाता है। यदि ये क्षणिक होता, मतलब कुछ समय के लिए होता, जैसे आप ठंडी लग रही तो आपको कपकपी आ गई, शरीर का तापमान आप खो रहे थे, कपकपी आने से शरीर का तापमान बढ़ गया, शरीर बैलेंस हो गया। गर्मी बहुत आ रही है तो पसीना आने लगा, जिसकी वजह से ये हुआ कि आपके शरीर में हीट लॉस हो रहा है, हीट ज्यादा निकल रही है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, पसीना, बहुत सारा पसीना आने लगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे होम्योस्टैटिक्स भी देखे जाते हैं कि अगर ये परिवर्तन लंबे समय तक के लिए हो गया तो वो एडाप्टेशन यानी अनुकूलन बन जाता है। जैसे कोई भी जीव अनुकूलित होता है, पोलर बियर हो गया, ऊंट हो गया, तो उनकी होम्योस्टैटिक्स बहुत लॉन्ग टर्म तक की हो गई और वो एडाप्टेशन यानी अनुकूलन बन जाती है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। सभी सजीवों का शरीर ऑर्गेनाइज्ड होता है, या वो सेलुलर लेवल का होगा यानी कोशिकीय स्तर का होगा, ऊतक स्तर का होगा, अंग स्तर का होगा, अंग तत्व पाए जाते होंगे, उसके बाद पूरा एक शरीर बनता होगा। तो ये सारी चीजें होगी। लाइफ के बारे में आपने जाना, एक बहुत ज्यादा शॉर्ट में जाना, ये बहुत ऐसा है कि इसके बारे में बहुत अगर चर्चा की जाए तो बहुत लंबी बात होगी। लाइफ का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास किया गया कि लाइफ है क्या। उसके बाद लाइफ कौन दिखाएगा, लिविंग थिंग्स दिखाएंगे। चूंकि इस चैप्टर में इन सब का भी पढ़ना होना जरूरी है। लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन आएगा, चूंकि हमको रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है, तो आखिर रिप्रोडक्शन कौन शो करेगा उसके बारे में जाना हमने। ठीक, अब चलिए अब जानते हैं लाइफ के बाद, लिविंग थिंग्स के बाद लाइफ साइकिल, जीवन चक्र क्या है। ठीक, जीवन चक्र एक कहा जा सकता है कि सीरीज है। सीरीज का मतलब एक श्रृंखला है, अवस्थाओं की श्रृंखला है जो लिविंग थिंग्स अपने पूरी लाइफ में करता होगा। चलो इसको ऐसा डिफाइन कर लेते हैं। ए लाइफ साइकिल इज ए सीरीज ऑफ स्टेजेस ऑफ ए लिविंग थिंग्स गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ। वही मतलब हुआ, एक जीवन चक्र क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन में आने वाले क्रमबद्ध श्रृंखलाएं होती हैं जो वो पूरी लाइफ में करता है। अब इसको देख सकते हैं एरो के माध्यम से कि क्या क्या है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बर्थ होगा, जन्म पाता है, ग्रो करता है यानी वृद्धि करता है, ग्रोथ होने के बाद उसमें मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी यानी वयस्कता यानी परिपक्वता आती है, फिर वो रिप्रोडक्शन करता है यानी प्रजनन करेगा, प्रजनन के द्वारा वो नई जिंदगियों को बनाता है, नई लाइफ को देता है, बनाता है, और लास्ट में वो डेथ होता है यानी मृत्यु। तो
लास्ट स्टेज जो होगा डेथ, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ब्रह्मांड का सत्यता है कि कोई भी चीज अगर ब्रह्मांड में बनी तो उसको नष्ट होना ही है। आपका सन बना है तो कभी वो भी मरेगा, ठीक। ब्रह्मांड में कोई भी चीज अमृत तो नहीं है, ऐसा कहा जाएगा, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी, ठीक। अब न्यूट्रिएंट, चूंकि डेथ के बाद क्या होगा आगे, पोषक तत्व या पोषक तत्वों का एक चक्र चलता है, साइकिल चलती रहती है, यानी ऑर्गेनिज्म बहुत सारी चीजें अपने पर्यावरण से लेता है, अगर लेना है तो उनको पर्यावरण को देना भी है, देने के लिए वो डिकम्पोजिशन के द्वारा, यानी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो उनके शरीर से इन पोषक तत्व को वापस मतलब पर्यावरण में वापस करते हैं, पहुंचाते हैं, इसको न्यूट्रिएंट साइकिल भी कह सकते हैं। डेथ के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे ये साइकिल चलती रहती है जो डेथ के बाद होती है, ठीक। और इसको ये भी कहा जा सकता है कि जो भी हमने लिया है वो हम वापस नेचर को देते जा रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि एक फैक्ट है कि डेथ यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी जीव मतलब हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेगा, वो मर ही जाएगा। लेकिन बायो में कुछ ऐसी बातें हैं जो टेक्निकली लगती हैं कि ये चीजें अमर हो सकती हैं। कोई भी जीव अमर नहीं है क्योंकि डेथ एक यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, लेकिन एक्सेप्ट कौन, किसको छोड़कर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नया जो एक कोष की जीव होगा वो मरने से पहले अपने आप को डिवाइड करके नए नए 2 सेल्स में, 3 सेल्स में या उससे अधिक सेल्स में डिवाइड कर लेता है, बहुत सारे सेल्स में बन जाता है, यानी उसका अस्तित्व तो आगे चलता रहता है, वो मर नहीं रहा है, मरने से पहले वो अपने आप को नया जीव बना दे रहा है। इस तरह से तो देखा जाए कि एक अपवाद में है, ठीक। लेकिन एक अभी हाल में खोजी गई इमोर्टल जेलीफिश के बारे में भी पता चला है, जो अमर जेलीफिश है। अमर जेलीफिश इसलिए कहा जाता है, इसका अमर जेलीफिश इसलिए कहा जाएगा कि ये टेक्निकली इमोर्टल होती है। इमोर्टल का मतलब अमर होती है, टेक्निकली इमोर्टल का मतलब ये मर सकती है और नहीं भी मरती है। ऐसा समझिए कि कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये वापस अपने पुराने लाइफ में जाती है, यानी एक वापस ऐसे स्टेज में जाती है जहां से वो नए जेलीफिश को बना सके, यानी वो रिटर्न हो जाती है, मरती नहीं, वो अपने आप को पुरानी अवस्था में, यानी समझो एक तरह से वो बचपन में चली जाती है। जैसे ताप बढ़ने पर, भोजन की कमी हो जाए या परिपक्व हो जाए यानी मैच्योर हो जाए, ये रिटर्न हो जाती है अपने लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में, ये पॉलिप स्टेज में। ये क्या होती है, पॉलिप स्टेज में वापस घूमकर वापस आ जाती है, फिर पॉलिप स्टेज से आगे जाएगा, फिर एडल्ट बनेगा। एडल्ट में अगर कोई ऐसी कमी नहीं आती है, ताप बढ़ने लगा, भोजन की कमी हो गई या परिपक्व हो गया, फिर वापस वो पॉलिप स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये एक तरह से मर नहीं रहा, अपने आप को रिजनरेट कर रहा है। इसका नाम टर्रीटॉप्सिस डोराई भी कहते हैं, इसको टर्रीटॉप्सिस न्यूट्रिकुला भी कहते हैं, एक प्रकार का जेलीफिश जो बहुत छोटा सा होता है। अब ये मर भी सकता है, दो बात आपको कहेगी कि ये मरता नहीं और मर भी सकता, मर भी सकता है, यानी अमर एक तरह से है और दूसरी तरह से नहीं। मतलब अगर इसका कोई शिकार कर ले, इसको कोई मार दे, इसको कोई खा ले तो ये मर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं आता उसके लाइफ में तो ये एक तरह से इमोर्टल ही रहता है। इमोर्टल का मतलब वो आगे वृद्धि करेगा, मैच्योर होगा, बड़ा हो जाएगा, फिर वापस अपने पुराने स्टेज में चला जाएगा जहां से वो नए सिरे से शुरुआत करता है। तो अभी आपने जाना कि लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस आएंगी। ऑर्गेनिज्म बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योर होता है, रिप्रोडक्शन करता है जिससे नई लाइफ बनती है और वो आगे दे देता है, फिर उसके बाद डेथ हो जाती है, ठीक। डेथ के बाद भी बहुत सारे ऐसे साइकिल चलती रहती है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पर्यावरण से बहुत सारी चीजें लेता है, उसको वापस करना होता है पर्यावरण को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर ऐसे पोषक चक्र होते हैं जो चलते रहते हैं पर्यावरण में, ठीक। और हम ये डेथ के बाद कहा जा सकता है कि लगभग डेथ के बाद ही होगा। फिर बात आती है कोई भी जीव अमर नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये ब्रह्मांड में जो भी चीजें बनी है वो मरेंगी। लेकिन एक्सेप्शन आता है, यानी अपवाद आता है कि सिंगल सेल कभी ऐसा लगता है नहीं मरता है, क्योंकि मरने का मतलब वो अपने मरने से पहले नए नए सेल्स बना जाता है, डाटर्स बना जाता है।
इसके बाद एक इमोर्टल जेलीफिश के बारे में पता चला, जो इसको अमर जेलीफिश भी कहते हैं। टेरोप्टिस क्यों कहा जाता है इसको अमर जेलीफिश? क्योंकि ये टेक्निकली इमोर्टल होता है। मोर्टल का मतलब होता है कि ये अगर ताप बढ़ जाए, भोजन कमी हो जाए यानी परिपक्व हो जाए, तो वो अपने लाइफ स्टेज में वापस पुराने स्टेज में आ जाता है, ठीक ना। टेरोप्सिस डोराई और टेरोप्सिस न्यूट्रिकुलर नामक इसका एक वैज्ञानिक नाम है। ये अमर जेलीफिश मानी। अब है लाइफ साइंस, जीवन का विज्ञान। लाइफ साइंस क्या है? लाइफ को पढ़ने का साइंस है। हालांकि लाइफ साइंस को हम बायोलॉजी भी कह सकते हैं, बायोलॉजी भी लाइफ साइंस का ही पार्ट है। क्योंकि बायोलॉजी के पहली खोज थी, बायोलॉजी के बाद बहुत सारे साइंस बने जो जीवन से संबंधित है, जीवों से संबंधित है, उनका एक कलेक्शन लाइफ साइंस हो गया। तो सीधा है कि एक ऐसा ब्रांच, साइंस एंड विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम सजीव जीवों और उनके लाइफ प्रोसेस यानी जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी एक ऐसा साइंस, एक ऐसा विज्ञान जिसमें जीव यानी सजीव और उसके लाइफ प्रोसेस यानी उसके जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार की शाखा को हम लाइफ साइंस कहते हैं। इसके भी जनक एरिस्टोटल यानी अरस्तु ही माने जाते हैं, यानी इसके भी फादर अरस्तु थे, ठीक है। अब आता है कि जीवन अवधि क्या है। ये आपके बुक में ये टॉपिक दिया भी हुआ है। जीवन अवधि क्या है? लाइफ स्पॉन। जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समयावधि होती है तो जीवन काल कहलाती है। यानी कोई भी जीव जन्म पाता और जब वो मर जाता है तो उसके बीच का जो समय होगा वो जीवन काल यानी जीवन अवधि कहलाती है। यानी पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड आया है कि प्राकृतिक मृत्यु, यानी लाइफ स्पॉन किस पर निर्भर करेगा? प्राकृतिक मृत्यु से। यानी कोई बैलेंस ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो, अपने आप स्वतः जीव मर रहा है, ठीक है, तो वो नेचुरल डेथ होगी। तो ऐसा समय कहाँ से कहाँ तक का समय? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के बीच का जो समय होगा वो जीवन अवधि लाइफ स्पॉन कहलाएगा। लाइफ स्पॉन किसका कैरेक्टर है, किसका लक्षण है? ये प्रजातियों का लक्षण है। सभी जीवों के अपने अपने लाइफ स्पॉन होते हैं, जीवन अवधि होती है। एनसीईआरटी बुक में इसका एग्जाम्पल विद फिगर दिया होगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। लिस्ट बनाकर, टेबल बनाकर दिया होगा किस जीव का लाइफ स्पॉन कितने साल का है, वो आपके बुक में मिल जाएगा, ठीक। फिर भी कोशिश की जाएगी कि इसमें भी इंक्लूड कर दिया जाए या इसमें सब भी शामिल कर दिया जाए, ठीक। अब आती है कि नेचुरल डेथ क्या है, प्राकृतिक मृत्यु किसे कहेंगे? नेचुरल डेथ वो होगा कि डेथ दैट अकर फ्रॉम नेचुरल केसेस, एक ऐसी मृत्यु जो प्राकृतिक कारणों के कारण होगी, वो नेचुरल डेथ कहलाएगी। जैसे कि बात क्लियर है, नेचुरल का मतलब नेचर से और डेथ का मतलब मृत्यु, यानी नेचर से रिलेटिव जो मृत्यु होगी नेचर के द्वारा होगी। नेचर के द्वारा का मतलब ये हो गया कि अगर उसको कोई बीमारी लग जाए, ओल्ड एज आ जाए, तो वो मर रहा है तो इसको नेचुरल डेथ माना जा सकता है। उसके शरीर काम करना बंद कर दे रहे हैं, बहुत जीर्ण अवस्था यानी वृद्धावस्था आ गई तो वो मर गया, वो नेचुरल डेथ है, ठीक। रादर देन फ्रॉम वायलेंस और नॉट एन एक्सीडेंट, यानी किसके अलावा मतलब नेचुरल डेथ ये नहीं माना जाएगा कि कोई वायलेंस किसी के साथ हो जाए, कोई हिंसा हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो उसके द्वारा मर जाए, तो उसको नेचुरल डेथ में नहीं काउंट किया जाएगा। नेचुरल डेथ का मतलब सीधा सीधा है कि अगर वो ओल्ड स्टेज में हो जाए, वृद्धावस्था में आके बीमार होकर मर जाए, तो वो नेचुरल डेथ होगी। तो समझ गए किसी की लाइफ स्पॉन कितनी होती है। अब आता है कि अब एक बात आती है कि इंडिया में माना जाता है कि 65 ईयर तक लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो 90 प्लस होते हैं। कभी कभार तो कोई ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं, जापान वगैरह में तो 100 प्लस तक भी जाते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे जो 100 प्लस तक भी जिंदा रहते हैं। तो ये 65 वाली बात कहाँ से आ गई? इसका मतलब हो गया कि औसत जीवन अवधि, एवरेज लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन और एवरेज लाइफ स्पॉन में क्या डिफरेंस मतलब अंतर हो गया? एवरेज जो होगा, ये लाइफ स्पॉन कैसे पता किया जाता है? किसी भी जनसंख्या का 50%
जीव जितना समय तक जिएगा, जिंदा रहेगा, वो उसका औसत जीवन अवधि कहलाता है। तो इंडिया में मैक्सिमम लोग, मतलब मैक्सिमम नहीं, 50% लोग का जब आंकड़ा निकाला गया तो वो 65 ईयर्स तक जाकर डेथ हो जाते थे। ये 2015 तक का आंकड़ा, उससे पहले कम और भी कम था, लेकिन ये बढ़ा है, 65 हो गया है। बढ़ता क्यों है इसके बारे में आगे चर्चा होगा कि क्यों एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। ठीक, इंडियन जो होते हैं वो 65 ईयर्स तक सरवाइव करते हैं, ये एवरेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई 65 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा। 65 साल से ज़्यादा भी जिंदा रहने वाले भी लोग मिलते हैं। आप बहुत सारे गांव में या अपने आसपास में अगर इसको चेक करेंगे तो बहुत ऐसे बुजुर्ग होंगे जो काफ़ी लाइफ, मतलब जिनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी, तो वो लाइफ स्पैन कहलाएगी। और ये एवरेज अगर निकाला जाएगा तो पूरे इंडिया के पॉपुलेशंस में ये पता किया, क्योंकि इंडियन 65 ईयर्स तक ही एवरेज जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। यूएस में 78 ईयर्स तक होते हैं। आज के दिन में तो यही सवाल था, क्यों 2015 से पहले 60 साल तक माना जाता था, 65 साल हो गए, क्यों ऐसा हो रहा है? आज के डेट में ऐसा है कि एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है। क्यों ऐसा है? बिकॉज डेथ रेट डिक्रीज, मृत्यु दर में कमी आ रही है। इतनी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं कि कोई बड़ी बीमारी होती हुई तब भी हम ज़्यादा हद तक उसको हम बचा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया औसत जीवन में वृद्धि और हो रही है क्योंकि मृत्यु दर में कमी होगी, इसीलिए एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। एवरेज लाइफ स्पैन किसका कैरेक्टर, किसका लक्षण है? ये किसी जनसंख्या का लक्षण है। जीवन अवधि स्पीसीज यानी प्रजाति का एक लक्षण है, तो वहीं जीवन अवधि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का कैरेक्टर है। ठीक, अब आता है कि लाइफ स्पैन किसी जीवों का वो वेरी शॉर्ट भी हो सकता है और वेरी लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक, लाइफ स्पैन जो होगा वो छोटा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, और वेरी लॉन्ग बहुत बड़ा भी हो सकता है। एनसीईआरटी वगैरह में दिया है कि टॉर्टोइज वगैरह हैं जो, यानी कछुए लंबे समय तक जिंदा रहते हैं तो उनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी है। कुछ ऐसे भी जीवों जो बहुत कम समय तक जिंदा रहते हैं, जैसे मे फ्लाई, उसमें दिया है मे फ्लाई को वन डे इंसेक्ट कहा जाता है। मे फ्लाई को वन डे इंसेक्ट कहा जाता है, मतलब एक ही दिन में ये जिंदा रहेगा, एक ही दिन में जन्म पाता है और एक ही दिन में इसकी डेथ हो जाती है। यानी इसका जो लाइफ स्पैन वो बहुत शॉर्ट है, वहीं कछुओं का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। ठीक, और लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद द साइज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि एनसीईआरटी में दे भी रखा होगा कि जीवन की जो अवधि होती है वो जीवों के आकार से संबंधित नहीं होती है। अभी एग्जांपल भी आ गया है कि जैसे कौवा और तोता लगभग दोनों एक ही साइज के हैं, लेकिन कौवा कम साल के लिए जीता है जबकि तोता 140 साल तक जिंदा रह सकता है। तो कोरिलेटेड नहीं है, साइज मैटर दोनों का नहीं रखता है, ये जीवों की प्रजातियों पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे क्रो। अभी इससे पहले वाले में लाइफ स्पैन के बारे में था, जहां पर साइज मैटर नहीं करता है, साइज लाइफ स्पैन से कोरिलेटेड नहीं होती। उसका एग्जांपल था क्रो और पैरट, दोनों लगभग एक ही साइज के होते हैं, लेकिन क्रो 15 साल तक जिंदा रहता है, कौवा 15 साल तक, वहीं तोता 140 साल तक रहता है। ठीक, बाकी जो लाइफ स्पैन के एग्जांपल्स हैं वो इसमें जोड़ा जाएगा, आपको दिया जाएगा, वरना आपके बुक में वो एग्जांपल दिए हुए हैं। लेकिन उसके अलावा भी रिसेंट में कुछ ऐसी भी खोज हुई है जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन वो ऐसे भी जीव हैं जो पृथ्वी पर, अर्थ पर सबसे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हैं, जिसमें ग्रीन क्वाकहॉक क्लैम आता है। ये एक ऐसा सीपी जैसा जीव है जो अभी हाल में खोजा गया, ये लगभग 507 साल पुराना था, यानी वो जीवित था। इसकी लाइफ स्पैन अभी तक ज्ञात सभी जीवों में सबसे ज़्यादा है। ठीक, वहीं ग्रीनलैंड शार्क 392 साल तक जीवित रहती है, ये जो अभी जो खोज में मिला है। बोहेड व्हेल 2 से 11 साल तक जिंदा रह सकती है। रफ आई रॉक फिश जो होता है वो 205 साल तक जिंदा रहती है।
रेड सी आर्चिन 200 साल तक जीवित पाई गई। गैलापैगस टोर्टाइज यानी गैलापैगस का कछुआ 177 साल तक जीवित रहता है। ये लैंड टेरेस्ट्राइयल टोर्टोइज होते हैं यानी जमीन पर रहने वाले कछुए होते हैं जो बड़े साइज के होते हैं, काफी भारी भी होते हैं। 177 साल तक इसकी आयु मापी गई, इसको जाना गया, देखा गया। तो ये कुछ अदर एग्जांपल्स हैं जो आपके बुक में तो नहीं होगा, ये रिसेंट है, तो रिसेंट में अभी आपको ये जान लेना है जो आपके बुक के अदर है, या आपके नॉलेज के लिए कुछ ऐसे भी जीव आपके पृथ्वी पर हैं जो बहुत लंबे समय तक यानी कछुओं से भी ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। ठीक, चूंकि एक्सप्लोर करना, ओशियन का एक्सप्लोरेशन जो होगा या ओशियन की जानकारी लेना, अभी हम उसमें बहुत पीछे हैं क्योंकि 95% अभी हमको समुद्र को जानना बाकी है। अभी 5% समुद्र को जब जाना गया तो उसमें सबसे बड़ी जो क्रीचर मिली है वो ब्लू व्हेल है। क्या पता 95% एक्सप्लोरेशन में कोई ऐसा जीव मिल जाए जो बहुत बड़ा, व्हेल से भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो, जो ज़्यादातर मेगालोडॉन की मिथ मानी जाती है, तो हो सकता है वो भी एग्जिस्ट करता हो पृथ्वी पर। ठीक, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि क्या है जनन, रिप्रोडक्शन क्या है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है। यानी जनन एक ऐसा प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान जीवों को जन्म देगा। अदर जीवों को जन्म नहीं दे सकता है, वो खुद की ओन स्पीसीज ही बनाता है। जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण है, जनन जीवों का प्रमुख लक्षण है। ठीक, और जनन किस लिए जरूरी है? पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता किसके द्वारा संभव होगी? जनन के द्वारा। यानी अगर गाय की प्रजाति देखी जाए तो गाय बहुत समय पहले से पृथ्वी पर पाई जा रही, तो उनकी कंटिन्यूटी किस द्वारा बनी है? जनन के द्वारा। कभी बहुत पहले उनकी प्रजाति आई होगी पृथ्वी पर, वो बच्चे जन्म दिए होंगे, उनके बच्चे बड़े हुए होंगे, मैच्योर होंगे, वो अब अगली पीढ़ी को देंगे, अगली पीढ़ी को देगा, इस तरह से क्रम चलता चला जा रहा है। और इस बायोडाइवर्सिटी में जहाँ इतने सारे जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें ये रेस चल रही है, उसमें जितने मतलब रेस जो चल रही है उसमें लाइफ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना होता तो गाय आज देखने को नहीं मिलती, या इंसान देखिए जब से पाए जा रहे पृथ्वी पर इनका अस्तित्व आया तब से उनकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। ठीक, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसका इंग्लिश डेफिनेशन हो जाएगा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप। यानी कि ऐसा जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान संतति को जन्म देता है या प्रोड्यूस करता है या उत्पादित करता है। जनन का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी टू प्रोक्रिएट यानी जीवन निर्माण करने की क्षमता जनन कहलाती है, सीधा सीधा कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन का एक और मतलब हो गया परपेचुएशन का, परपेचुएशन कहलाता है यानी कंटिन्यूशन यानी निरंतरता। ये वर्ड भी आता है कभी कभी, ये वर्ड MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि परपेचुएशन क्या होता है। परपेचुएशन का मतलब हो गया कि जीवन की निरंतरता जो किसके द्वारा संभव होगी? रिप्रोडक्शन के कारण। यानी रिप्रोडक्शन का मतलब ही है जीवन की निरंतरता बनाए रखना। ठीक, लेकिन कुछ बात ऐसी भी आती है कि अगर रिप्रोडक्शन का रेट, दर बहुत घट जाए, कम हो जाए तो क्या होगा? तो विलुप्त की कगार आ जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जीव जंतु। ठीक ना? तो ये तो हालांकि जितने भी जीव हैं उनमें बर्थ रेट या रिप्रोडक्शन रेट अलग अलग होता है, ठीक ना? लेकिन अदर भी ऐसे रीजंस हैं जो एक्सटिंक्ट बनाते हैं या विलुप्त को बनाते हैं। जैसे अगर किसी जीव का ओवर हंटिंग होने लगे या क्लाइमेटिक चेंज हो जाए तो भी जीव विलुप्त हो जाता है, जैसे मैमथ थे। ठीक, और डोडो पक्षी आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा, वो भी अब आपके पृथ्वी पर नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ओवर हंटिंग हो गया, इतना ज़्यादा शिकार हो गया कि वो बिल्कुल समाप्त हो गया। इसी तरह तस्मानियन टाइगर भी अब नहीं है। ठीक ना? क्लाइमेटिक चेंज, जैसे मैमथ था, आइसेज आया था, उसके बाद फिर वेदर कंडीशन चेंज हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ? वो जीव
समाप्त हो गए। तो ये ओवरऑल एक ऐसे रीजंस हैं जिससे एक्जेनिक जीव बन सकते हैं अगर डेथ रेट या रिप्रोडक्शन रेट बहुत कम हो जाए। रिप्रोडक्शन रेट कम इसलिए भी माना जा सकता है यहाँ पर, अगर जीव बिल्कुल कम होती जाए संख्या उसकी, तो रिप्रोडक्शन की दर कम हो जाएगी। इस पूरे भीड़ में वो जीव कम है, यानी उसकी प्रजनन क्षमता भी कम ही मानी जाएगी और धीरे धीरे वो विलुप्त होता जाएगा। तो हमने ये पढ़ा कि लाइफ स्पॉन किस पर निर्भर नहीं करता है, साइज पर निर्भर नहीं करता है, जबकि क्रो और पैरेट को देखकर आपको कंपैरिजन करा दिया गया, बता दिया गया कि कौवा और तोता लगभग की साइज के होते हैं, लेकिन साइज कोई मैटर नहीं करता है। इसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत सारे जीवों का लाइफ स्पॉन दे रखा है, लेकिन उसके अलावा जो रिसेंट में डिस्कवरीज हुई हैं उनके आधार पर ये ऐसे जीव हैं जो बहुत सारा समय तक पृथ्वी पर जिंदा रहते हैं। फिर हमने जाना कि क्या है रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया, ठीक। रिप्रोडक्शन का सीधा सीधा मतलब है एबिलिटी टू प्रोक्रिएट।